Hello, students. So, our last topic of the syllabus is international business. इसके बाद जो हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड है, इम्पोर्ट ट्रेड है या जो WTO है वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। अगर फिर भी आपको जस्ट फॉर द नॉलेज अगर करना हो तो मैं आपको फिर भी उसकी जो है प्रिपरेशन करवाऊँगा, वीडियो भेज दूँगा। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, नेचर क्या होता है इसका, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं किसी कंट्री को, ठीक है, फर्म्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं जो इनमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा एक ब्रीफ में। सो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है, जब हम ट्रेड ना आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्री अगर हम करते हैं या विद टू और मोर देन टू कंट्रीज जब हम बिजनेस करते हैं तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू कंट्रीज कंडक्ट देयर बिजनेस एक्टिविटीज ऑन रेगुलर बेसिस और इरेगुलर बेसिस नोन एज बिजनेस। सो जैसे मैंने आपको बुक में अंदर एक डायग्राम दिखाता हूँ, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप के अंदर ये इंडिया है हमारे पास। तो जो है सभी कंट्रीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी जो ऐसा कह दे कि मैं जो है इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी भी कंट्री पे डिपेंड होना नहीं पड़ता, ऐसी कोई कंट्री नहीं होती। तो ये हमारे पास WTO के एग्रीमेंट्स होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, कुछ जो है एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, कुछ ट्रीटीज़ हुई हुई हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए भी हमें जो है ट्रेड जो है हेल्दी करना पड़ता है। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, मशीनरी परचेज कर रही है, सर्विसेज परचेज कर रही है, कुछ भी कर रही है, सर्विस हायर कर रही है, तो वो सब इंटरनेशनल बिजनेस का ही पार्ट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री जो है अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती, तो उसे जो है दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है, तो इसलिए वो इंटरनेशनल बिजनेस करती है। यानी कि उसे जो है दूसरी कंट्री से कोई ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है। लाइक अगर कोई कंट्री है तो उसके पास नेचुरल रिसोर्स एक्सेस है, बट उसके पास मशीनरी नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको तो दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा ना जिसके पास मशीनरी है ना। पहले हम उसको बुलाएंगे, फिर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर सेल होगी, तो डिपेंड होना पड़ता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है कि कम से कम दो कंट्री का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कंट्रीज भी हो सकती हैं। तो ये कई तरह से हो सकता है, मैनी बेसिस होते हैं इसके, चाहे वो किसी कंट्री में जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, किसी कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी जो है डिपेंडेंट है किसी न किसी पे, अपनी अपनी ज़रूरतें हर कंट्री की, तो इसीलिए जो है बिज़नेस किसी भी बेस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर लैंग्वेज डिफरेंसेस भी होती हैं, जैसे इंडिया के अंदर हिंदी है मान लो, हालांकि इंग्लिश भी चलती है, तो यूरोप के अंदर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज चलती है, लाइक फ्रांस के अंदर फ्रेंच चलती है, जर्मनी के अंदर डच चलती है ना। तो अमेरिका के अंदर इंग्लिश है, जैसे इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश है। तो अलग अलग कंट्रीज़ का जो है अलग अलग जो सिनेरियो होता है लैंग्वेज का। तो किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल अगर बनना है, अगर उस कंट्री में जिस कंट्री में वो बिज़नेस करना चाहता है या, तो उसे उस कंट्री की जो है नेटिव लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए कि क्या क्या लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट और उनकी मार्केट में क्या डिफरेंस है ना। डिस्टेंस प्लेस पे अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो बहुत सी चीज़ें जो है मैटर करती हैं, है ना। सी रूट से लेके जाना, ठीक है, सी रूट भी काफ़ी रिस्की होता है। कई बार अगर तूफान आ जाए, वेव्स अगर ऊपर नीचे हो जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो इम्पैक्ट डाल सकती है बिजनेस पे। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बहुत लगा देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स लगा देता है, ड्यूटीज़ लगा देता है, लाइसेंस लेना पड़ता है ना। और जो हमें पेमेंट है फॉरेन करेंसी में करनी होगी, जिस कंट्री में आप डील कर रहे हो, मान लो अमेरिका में डील करते हो तो अमेरिकन डॉलर्स में पेमेंट करनी होगी, यूरोपियन कंट्री में डील कर रहे हो तो आपको यूरो देना होगा, इंग्लैंड में डील कर रहे हो तो पाउंड स्टर्लिंग देना होगा, तो वो सभी फॉरेन करेंसी होती है, वो भी चाहिए होती है इसके लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम कंट्री वाइज देखें बेनिफिट, तो फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। फॉरेन एक्सचेंज कैसे मिलेगी, अगर हम मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपके पास कोई एक चीज़ एक्सेस है, मान लो गोल्ड है, सिल्वर है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, वो लोग जो है अपनी एक्सचेंज देंगे, आपको पेमेंट करेंगे, तो वो हर कंट्री के लिए हेल्पफुल होती है, बिकॉज हमें खरीदना भी होता है सामान, है ना। अगर मान लो 1 रुपया है हमारा, इंडियन रुपीज़ है, INR है, तो उसका प्राइस $72 है, सॉरी $72 में 72 रुपीज़ में $1 आता है, US डॉलर। एक एग्जांपल है, ₹72 है और उधर $1 है, तो अगर मेरे पास अगर डॉलर है तो मुझे 72 नहीं देने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज के और भी बहुत सेट ऑफ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं,
तो अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज है ना इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है दूसरी कंट्री की, प्रॉफिट भी हमें मैक्सिमम मिलता है। बीइंग ए मैन्युफैक्चरर जो है जो कॉस्ट हमारी कम आती है, ठीक है, तो हमें बेनिफिट स्पेशलाइजेशन का भी मिल जाता है। तो बहुत से बेनिफिट हैं, ग्रोथ हो जाती है बिज़नेस की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, है ना। तो जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना, ये जब स्टार परफॉर्मर माने गए हैं वर्ल्ड मैप के, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है और लेबर भी जो है चीप रेट पे अवेलेबल होती है, तो इन लोगों ने प्रोडक्शन को हब बनाया हुआ है, तो इन्होंने ग्रो किया काफ़ी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में बिजनेस करती हैं, तो जो कल्चरल जो है वो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, नई नई आइटम्स यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। फर्म्स को क्या बेनिफिट होता है, हायर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। बाहर कोई बिजनेस क्यों करेगा, बाहर बिजनेस तभी करेगा ना अगर उसे लग रहा है अपॉर्चुनिटी के वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, तभी तो वो जाएगा फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने के लिए, हमारी कंट्री का प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करेगा, वहाँ की कंट्री का यहाँ लेके आएगा, है ना। यूटिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है इंक्रीज़ हो जाती है कि आप अपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे लेके जा सकते हो अपनी फॉर्म को, और डिमांड उस कंट्री की फुलफिल कर सकते हो, ग्रोथ होती है, ठीक है ना। इंटेंस कंपटीशन है हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, तो लोकल मार्केट में अगर कंपटीशन है तो हम फॉरेन में जाके सेल कर सकते हैं, और बिजनेस का जो विजन है वो इंप्रूव होता है। गुडविल, अगर आप मान लो इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो मार्केट में अलग ही मानी जाएगी कि ये तो है इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो स्कोप क्या है, क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं गुड्स की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हाउसेज बने हुए हैं इंडिया के अंदर भी, SEZ बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे स्टार ट्रेडिंग हाउस है, सुपर ट्रेडिंग हाउस है, जापान के अंदर इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। ऐसे सर्विसेज की होते हैं, सर्विसेज में टूरिज्म आता है, डॉक्टर आते हैं आपके, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो, MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है डील करती हैं, सोर्सिंग का काम करते हो, मार्केटिंग का काम करते हो। सोर्सिंग यानी कि BPOs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, चीप रिसोर्सेज पे अवेलेबल होते हैं लोकल रीजन में, और उसी कंपनी को जो है हायर प्रॉफिट पे जो है आगे सेल करते हैं, ठीक है। ग्लोबल सोर्सिंग करते हैं हम प्रोडक्ट की, जिस कंट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसे फर्दर प्रोसेस करके फिर हम सेल करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, FFI आती है, जिसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसमें जो है फॉरेनर जो है इन्वेस्टर, फॉरेनर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, किसी अदर नेशन की अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। फॉरेनर ही हैं किसी अदर कंट्री की कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। FDI में जो है अदर नेशन की जो है कंपनीज उसमें करते हैं। तो बात वहीं पे आती है कि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज में, तो है पोर्टफोलियो। अगर प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के बहुत से लंबे प्रोसेस होते हैं। ये तो जस्ट एक ब्रीफ था आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके 11th क्लास के हिसाब से। आगे हायर क्लासेस में इसका पूरा डिटेल में एक सब्जेक्ट भी मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो अगर इसमें कोई क्वेरी हुई आपको तो मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच।